friends, so our next topic is factors affecting drug doses or posology. So there are different factors that affect the drug dosages and posology. So we start from the first one, that is age. तो एज फैक्टर जो होता है, एज फैक्टर जनरली दो तरीके से वर्क करता है। एक तो न्यू बॉर्न और दूसरा आपका एल्डरली पेशेंट। मतलब यहाँ से शुरू होता है और एल्डरली पेशेंट तक उसमें जितने भी एज ग्रुप आते हैं वो अलग अलग सबका, क्योंकि क्या होता है सबका ब्लड सर्कुलेशन का रेट, हेपेटिक ब्लड फ्लो, रीनल फंक्शन, मतलब जितना भी बॉडी के जो कंडीशंस होती हैं, हेल्थ कंडीशन सबकी अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से हमें डोजेज फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है ताकि वो एक मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट दे। जैसे न्यू बॉर्न बेबी है या इन्फेंट्स हैं, तो वो उन लोग का जो क्या होता है, एबनॉर्मली सेंसिटिव होते हैं कुछ ड्रग के लिए। उन लोग का जो हेपेटिक और रीनल फंक्शन रहता है वो थोड़ा इमेच्योर स्टेट का रहता है। ठीक है, और जो ड्रग, क्योंकि रीनल और हेपेटिक फंक्शन थोड़ा सा इमेच्योर है तो एलिमिनेशन भी थोड़ा सा इनएक्टिव मतलब कम होता है। तो ज़्यादा चांसेस है कि जो ड्रग है वो अक्यूमुलेट हो जाए और बॉडी से नहीं निकल पाए तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाए। तो इसीलिए उन लोग को डोजेस कम दिए जाते हैं या उस हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और यहीं वहीं पे एल्डरली पीपल जो हैं उसमें क्या होता है कि उन लोग का भी डिक्लाइन हो जाता है। यहाँ तो इमेच्योर है बच्चों में और यहाँ पे डिक्लाइन हो जा रहा है, मतलब अब फिनिश की ओर। मतलब क्योंकि एल्डरली पीपल का क्या होता है कि डिक्लाइन स्टेट एक होता है, तो उसमें रीनल हेपेटिक फंक्शन भी उन लोग का डिक्लाइन होगा तो ड्रग क्लियरेंस स्लो हो जाएगा। इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि ड्रग एक्युमुलेशन और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करे। तो इसीलिए उस हिसाब से ड्रग का डोजेस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और एल्डरली इंडिविजुअल जो हैं वो एबनॉर्मली रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ ड्रग के लिए, क्योंकि क्या होता है कि ड्रग रिसेप्टर सेंसिटिविटी उन लोग की चेंज हो जाती है। ठीक है, और ये केवल एज रिलेटेड फैक्टर के द्वारा ही होता है। ठीक, क्योंकि इसमें एज जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे अल्टरेशन होते हैं टिश्यू और ऑर्गन में, क्योंकि वो भी ओल्ड होती है। तो वहाँ से ड्रग रिसेप्टर सेंसिटिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो उसके थ्रू भी जो ड्रग जल्दी बाइंड नहीं करता है, जल्दी बाइंड नहीं करेगा तो उस हिसाब से उसका डोज ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब आता है पीडियाट्रिक डोज। तो पीडियाट्रिक डोज में डिफरेंट डिफरेंट ये मतलब एज ग्रुप के ही अंदर आएगा। तो एज में जैसे यंग्स फार्मूला है फॉर चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर ऑफ एज अप टू 12 ईयर। तो उसके लिए चाइल्ड डोज क्या है, एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स अपॉन एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज। तो एक फॉर्मूला है ये सब, जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि पीडियाट्रिक डोज एक पीडियाट्रिक इंडिविजुअल के लिए कैसा, मतलब कितना हम लोग रख सकते हैं। ठीक, क्योंकि उसके वेट के हिसाब से। जैसे पहला यंग्स रूल जो वेट के हिसाब से, उसमें ईयर्स के हिसाब से। फिर क्लार्क्स रूल जो है वो वेट के हिसाब से। और फ्राइड रूल जो है कि वो मंथ के हिसाब से, कि जितने मंथ का चाइल्ड है उस हिसाब से उसका डोज कैलकुलेट कर लें फ्राइड रूल्स में। और क्लार्क रूल में जितने वेट है उसका उस हिसाब से डोज कैलकुलेट कर लें। और यंग रूल में जितने वो ईयर्स का है एज के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन आता है बॉडी वेट। तो बॉडी वेट जनरली क्या होता है कि जो ऑफिशियल यूजुअल डोज फॉर द ड्रग्स आर कंसिडर्ड टू बी सुटेबल फॉर 70 kg इंडिविजुअल। तो अगर मतलब एक एवरेज माना गया है, एक जैसे होता है ना कि हम लोग एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, तो वो स्टैंडर्ड जो ऑफिशियल यूजुअल डोज है उसको 70 kg के लिए मान के चला जाता है बॉडी वेट। एक मतलब पीडियाट्रिक और वो नहीं, एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल 18 प्लस हैं उन लोग के लिए। द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड एंड द साइज ऑफ द बॉडी इन्फ्लुएंसेस द ड्रग कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रेशियो है बिटवीन द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और साइज ऑफ द बॉडी, ये भी एक इन्फ्लुएंस क्या किसको करता है, जो ड्रग कंसंट्रेशन है एट द साइट ऑफ एक्शन। क्योंकि किसका हो सकता है बॉडी वेट ज़्यादा हो तो जितना एडमिनिस्टर्ड डोज किया गया है वो साइट ऑफ एक्शन तक कम पहुंचे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए ये मतलब दिया गया कि ये रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है ड्रग के कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ड्रग का एडजस्टमेंट करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं फॉर द एबनॉर्मली लीन, मतलब जो बहुत ही पतला है, और या तो ओबेस या जिसको ओबेसिटी है। तो मतलब दोनों केस में
कि बॉडी वेट जब कम भी होता है और जब ज़्यादा 70 एक ऑप्टिमम मान के हम लोग चलते हैं, उससे कम रहेगा तो उस हिसाब से कल उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, एडजस्ट करेंगे, उससे ज़्यादा रहेगा तो उस हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे। जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ द डोज ऑफ अ ड्रग फॉर चिल्ड्रेन बेस्ड ऑन अ बॉडी वेट, तो क्लार्क्स रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग ने पहले भी देखा वही फॉर्मूला यहाँ, एडल्ट डोज इनटू वेट इन पाउंड्स अपॉन 150 एवरेज वेट इन एडल्ट इन पाउंड्स LBS। अब नेक्स्ट आता है बॉडी सरफेस एरिया। तो बॉडी सरफेस एरिया जो है कि a close relation exists between the large number of physiological processes and the body surface area। तो जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बॉडी के अंदर होते हैं उसके और बॉडी सरफेस एरिया के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप है, मतलब एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस करता है, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी एंड द बॉडी सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया किसी भी इंडिविजुअल को होता है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं बाय अ नोमोग्राम, जो कि एक स्केल की तरह उसका होता है, जिससे हम लोग हाइट, वेट एंड सरफेस एरिया निकालते हैं। एक स्केल होता है जिस नोमोग्राम, जिससे हम लोग BS से बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। ना जो नोमोग्राम है उसको कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि हम लोग हाइट और वेट स्केल पे जो है कि उस पे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे जो इंटरसेक्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे वो हमारे सरफेस एरिया वाली लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा बॉडी सरफेस एरिया हो। जैसे फिगर में हम लोग देख सकते हैं, तो जैसे हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है हाइट और यहाँ पे ये दिया हुआ है वेट और बीच में दिया हुआ है सरफेस एरिया। तो अगर एक मान लें कि हमारा यहाँ पे हम लोग ये मान ले कि हमारा यहाँ पे जो है कि इस पॉइंट पे हाइट है और यहाँ कुछ वेट है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, सॉरी ये हो गया, मान लीजिए यहीं तक है, तो ये जो एरिया इंटरसेक्ट करे ये हमारा बॉडी सरफेस एरिया होगा। तो इसी तरीके हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये दिया हुआ है कुछ बॉडी सरफेस एरिया बच्चों का कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं। चाइल्ड डोज जो सरफेस एरिया तो चाइल्ड मीटर स्क्वायर में अपॉन 1.7 मीटर स्क्वायर इंटू नॉर्मल एडल्ट डोज। तो इस फार्मूले के थ्रू हम लोग बॉडी सरफेस एरिया वो चाइल्ड का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है जेंडर फैक्टर, कि जेंडर कैसे अफेक्ट करता है डोजेस फॉर्म को। तो जैसे क्या होता है कि वोमेन्स जो हैं, वोमेन्स ज़्यादा ससेप्टेबल हैं टू द इफेक्ट ऑफ सर्टेन डोज देन मैन, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो वोमेन को ज़्यादा थेराप्यूटिक इफेक्ट देंगे, मेन को कम देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो मेन को ज़्यादा देंगे, वोमेन को कम देंगे, सेम ड्रग सेम डोज। लेकिन इसीलिए हमें चेंज करना होता है मेन और वोमेन में, कि वोमेन के लिए एक पर्टिकुलर डोज, क्योंकि उन लोग का पैथोलॉजिकल स्टेट और मतलब पूरा जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है मेन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हार्मोन्स की वजह से और बाकी सब चीज़ों की वजह से। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन और नर्सिंग मदर्स हैं, वो मेडिकेशन यूज करती हैं विथ ओनली द गाइडेंस ऑफ द फिजिशियन। जैसे हर जगह हम लोग दवा भी देखेंगे रहेंगे कि डू नॉट यूज बाय द प्रेग्नेंट वुमेन या डू नॉट यूज इन द प्रेगनेंसी, डू नॉट यूज व्हेन लैक्टिंग। तो ये सब उस पर इंडिकेशन लिखे रहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखें, जो अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो अल्कोहल, एनेस्थेटिक गैसेस, बार्बिटूरेट, एंटीकोगुलेंट ये सब नहीं ले सकती। बिकॉज ऑफ द अनडेवलप्ड ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन मैकेनिज्म प्रेजेंट इन द फीटस, जो बच्चा है पेट के अंदर फीटस, तो उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन और एक्सक्रीशन मैकेनिज्म है वो अभी डेवलप नहीं हुआ, अनडेवलप है। तो इसी कारण क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग जो है कि हायर लेवल पे पहुंच जाएगा, तो वहां से फिर वो मदर से फिर वो फीटस पे जाएगा, जो मदर के सर्कुलेशन में जाएगा, फिर वहां से, क्योंकि मदर में जब अगर बढ़ जाता है फिर वहां जाएगा, तो अल्टीमेटली वो हार्मफुल है फीटस के लिए। द ट्रांसफर ऑफ द ड्रग फ्रॉम द मदर टू द नर्सिंग इनफेक्ट थ्रू ह्यूमन मिल्क में ऑकर बाय विथ वेरियस ड्रग्स विच विथ द ड्रग इफेक्ट बिकमिंग मैनिफेस्ट इन द इन्फेंट। तो मीन्स यहाँ पे भी लैक्टिंग मदर जो है, जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो उसमें क्या है कि अगर वो कुछ ड्रग ऐसा है कि वो मिल्क के थ्रू भी
इन्फेंट्स में जा सकता है, छोटे बच्चों में, तो वो भी उसका भी हमें ध्यान देना है कि वैसा डोज रखें कि वो इन्फेंट के लिए हार्मफुल ना हो। सो नेक्स्ट में आता है पैथोलॉजिकल स्टेट। तो कुछ ड्रग्स क्या होते हैं कि मॉडिफाई हो जाते हैं बाय द पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ द पेशेंट। मतलब कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि ड्रग अगर हम ले रहे हैं तो उसका जो वर्क है या उसकी जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो मॉडिफाई हो सकती है। वो हो सकता है कि हमें ज़्यादा थेराप्यूटिक इफेक्ट दे, हो सकता है कि डिक्लाइन हो जाए बाई द पैथोलॉजिकल कंडीशन। मतलब ऐसी उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी जिससे कि वो जो हमारा ड्रग है, ड्रग का डोज वो मॉडिफाई हो सकता है। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि पहले डोज को डिटरमाइन करें कि किस पेशेंट के लिए कौन सा डोज बेटर होगा। जैसे इसमें क्या होता है कि कुछ वार्निंग और प्रिकॉशन होते हैं जो कि ड्रग लेबलिंग पे लिखे जाते हैं, और फिजिशियन के लिए अलर्ट टू फिजिशियन, मतलब फिजिशियन को बताने के लिए कि इस पैथोलॉजिकल स्टेट के लिए ये दवा नहीं है या ये दवा है। ठीक है, तो जैसे प्रिकॉशंस हैं, तो प्रिकॉशंस में जैसे क्या है कि एडवाइस टू द प्रेस्क्राइबर ऑफ द सम पॉसिबल प्रॉब्लम अटेंडेंट विद द यूज ऑफ ड्रग। तो ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन है, वार्निंग क्या कहेंगे, ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में रिजल्ट इन ओवर ग्रोथ ऑफ फंगी। तो ये चीज ये बता रहा है कि टेट्रासाइक्लिन अगर यूज करेंगे एंटीबायोटिक तो फंगी का ओवर ग्रोथ होगा। तो अगर ये डॉक्टर ये चीज जानता है तो हो सकता है कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल स्टेट के पेशेंट है तो उसके लिए वो दूसरा अल्टरनेट ड्रग को प्रिस्क्राइब करेगा जिसमें ओवर ग्रोथ हो सकता है फंगी का। तो ये सब चीजें मतलब एक प्रिकॉशनरी मेजर है फॉर द पेशेंट ऑफ अ डिफरेंट पैथोलॉजिकल स्टेट। फिर आता है वार्निंग। तो वार्निंग में जैसे लिखा हुआ है कि यूज्ड व्हेन द पोटेंशियल फॉर द पेशेंट हार्म इज ग्रेटर देन इन द इंस्टेंस इन विच द प्रिकॉशन इज यूज। मतलब जब प्रिकॉशन से ज्यादा कोई और खतरे की बात होती है, अभी तो प्रिकॉशनरी मेजर लिए, लेकिन जब ये है कि वो पेशेंट को ज्यादा हार्म कर सकता है तो उसके लिए हम लोग वार्निंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या है, अगर टेट्रासाइक्लिन यूज इन द प्रेजेंस ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट, मतलब उसकी किडनी में दिक्कत है तो टेट्रासाइक्लिन उसको दे रहे हैं हम, तो क्या होगा, इट में लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द ड्रग एंड पॉसिबल लिवर टॉक्सिसिटी। तो वहां पे ड्रग का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा और लिवर टॉक्सिसिटी का चांस हाई हो जाएगा। तो इसीलिए हमें उसका डोज लो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ड्रग्स पे भी लिखी रहती हैं, उसके लेबल पे भी लिखी रहती हैं वार्निंग के तौर पे टू द फिजिशियन। तो ये सब चीज़ का ध्यान हम लोग रखते हैं कि पैथोलॉजिकल स्टेट के पेशेंट का भी ध्यान रखा जाता है कि जिस हिसाब का उसका पैथोलॉजिकल स्टेट उस हिसाब से उसकी डोजिंग की जाए ताकि उसको टॉक्सिसिटी न प्रोड्यूस हो और कुछ हार्मफुल इफेक्ट उसको न मिले। अब इससे कॉन्ट्राडिक्शन भी है कुछ, और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये ऐसा टर्म है जो इंडिकेट करता है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, मतलब पूरी तरीके से प्रोहिबिशन, मतलब इसको यूज नहीं करना है जो भी ड्रग है, टू द यूज ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन सर्टेन स्टेटेड कंडीशन। जैसे कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जैसे नॉट फॉर चिल्ड्रेन, जैसे लिखा होता है ना कहीं कहीं ड्रग पे, तो नॉट फॉर चिल्ड्रेन मीन्स वो स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि नॉट फॉर द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन यूज ही नहीं कर सकते। तो वो चीज होती है कि जो किसी ड्रग को लिमिट करता है कि इसका प्रोहिबिशन है, इसको यूज इस कंडीशन में तो नहीं कर सकते, या डू नॉट यूज इन प्रेगनेंसी, डू नॉट यूज इन कार्डियक पेशेंट या कार्डियक कंडीशन, डू नॉट यूज इन रेनल इम्पेयरमेंट। तो ये सब चीजें उस पर मेंशन रहती हैं। अब आता है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू इंड्योर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग पर्टिकुलरली व्हेन एक्वायर्ड बाय ए कंटिन्यूअस या कंटिन्यूड यूज ऑफ द सब्सटेंस। अगर किसी चीज को हम लोग कंटिन्यूअसली किसी ड्रग को यूज करेंगे तो उसके हम लोग टॉलरेंस हो जाएंगे, मतलब टॉलरेट, तो उसके प्रति हमारी टॉलरेंसी डेवलप हो जाएगी, मतलब वो हमारा हैबिचुअल हो जाएगा। एक तरीके से समझो हैबिचुअल हो जाएगा। तो उसके जैसे कोई एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं तो एंटीबायोटिक लेते लेते वो जो हमारा बॉडी है एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सैचुरेट कर जाएगा और हमें उस एंटीबायोटिक से बेनिफिट या थेरापेटिक इफेक्ट वो हमारा डिक्लाइन होता जाएगा। जैसे कि टॉलरेंस कुछ ड्रग्स में आता है, जैसे एंटीहिस्टामिनिक्स हो गए, नारकोटिक एनाल्जेसिक हो गए, इसकी मतलब हैबिचुअल हो जाते हैं लोग और धीरे धीरे
पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो वर्क करना ही बंद कर देता है, वो थेराप्यूटिक इफेक्ट वो ड्रग देना बंद करता है। नॉर्मल सेंसिटिविटी मे बी रीगेन्ड बाय सस्पेंडिंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो नॉर्मल सेंसिटिविटी भी रीगेन हो जाती है। द डेवलपमेंट ऑफ द टॉलरेंस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इनिशिएटिंग द थेरेपी वेयर द लोएस्ट इफेक्टिव डोज एंड अवॉइडिंग द प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको कम करने के लिए अगर हम लोग देखें कि अब टॉलरेंस को कैसे कम किया है, तो उसके लिए हम लोग मिनिमल डोज लेते हैं। एक ऐसा डोज डेवलप करेंगे जो लो इफेक्टिव डोज हो, लोवेस्ट इफेक्टिव, मतलब जितने कम से कम में हमारा काम हो जाए। अगर हमारा 100 mg में काम हो जाए तो हम 100 mg ही लेंगे, वो 150-200 mg नहीं लेंगे, क्योंकि क्या होगा, बॉडी में जाएगा तो फिर टॉलरेंस ही उसकी डेवलप हो जाएगी। और प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अगर ऐसा है कि हम 100 mg ले रहे हैं, हमें 3 दिन तक लेना है तो 3 दिन तक ही लेना है, ये नहीं कि 100 mg हम 5 दिन तक लें, मतलब जब तक हमें रिलीफ मिल जा रहा है तब तक हम उसको बंद कर दें। अब नेक्स्ट में आता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। तो ये नाम से क्लियर है कि जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग आपस में रिएक्ट करके कुछ इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, और अपने नेचर को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक। जैसे कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में जनरली हमारे केमिकल फिजिकल इंटरेक्शन हो सकते हैं, और जो हमारे अफेक्ट करेंगे एडीएमई को, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन पैटर्न को वो डिस्टर्ब करेंगे तो उससे हमारा डोज मतलब हमारा ये क्या नाम है कि थेराप्यूटिक इफेक्ट डिस्टर्ब होगा तो डोजिंग हमारी मतलब वो फेल कर जाएगी। तो उस हिसाब से हमें ऐसा डोजिंग करना चाहिए कि ये ड्रग इस ड्रग के साथ नहीं देना है। कभी कभार क्या होता है, 2 ड्रग या 2 से ज़्यादा ड्रग अगर हम देते हैं, कभी कभार वो बेनिफिशियल होता है, कभी कभार डिट्रीमेंटल मतलब डिक्लाइन भी करते हैं दोनों की एक्टिविटी, पॉइजनस भी कभी कभार हो सकता है। तो इसीलिए ये बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट है कि हम फिजिशियन जो है ऐसा ड्रग प्रिस्क्राइब करें कि जो आपस में रिएक्ट ना करे, अगर उसको हम लोग कंकरेंट टाइम पे दे रहे हैं एक साथ में, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है कि किस हिसाब से हमें 2 ड्रग की उसकी केमिकल स्टेबिलिटी और फिजिकल स्टेबिलिटी दोनों की देखनी है, और दोनों में आपस में उसकी इंटरेक्शन स्टडी करनी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी हमारे डोजिंग पे फर्क आता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो डोजिंग को अफेक्ट करता है। टाइम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन भी फैक्टर है। जैसे अभी हम लोग ने देखा कि 2 ड्रग दिए जाते हैं, ठीक। अब 2 ड्रग यहाँ तो मान लीजिए वो ठीक है, वो एक सेम टाइम पे, यहाँ टाइम इसकी बात हो रही है कि कैसे टाइमली हम लोग ड्रग देते हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे क्या है कि मेन होता है खाना खाने के कुछ ड्रग्स पहले दिए जाते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं उसके बाद दिए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें कि एब्जॉर्प्शन जो है, अगर जो हमारा स्टमक है, अगर वो फ्री फ्रॉम फूड है तो एब्जॉर्प्शन तेज होगा, क्योंकि उसमें फूड है नहीं, तो डायरेक्ट हमारा जो ड्रग जाएगा वही एब्जॉर्ब होगा बाय द इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो अगर क्या होगा, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं इफेक्टिव तब होते हैं कि उसको खाने से पहले लिया जाए, और अगर खाने के बाद उसको लेंगे तो अनइफेक्टिव, मतलब वो वर्क सेम करेंगे लेकिन क्या होगा कि वो डाइल्यूट, मतलब वो जो उनका डिसइंटीग्रेशन, जैसे टैबलेट अगर वो डिसइंटीग्रेट होंगे, वो फूड के साथ ही इतना मिल जाएंगे कि वो फिर उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन अगर कम होगा तो सीधी सी बात है, हमें थेरापेटिक इफेक्ट भी कम आएगा। मेन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का ही फैक्टर है कि जैसे फूड एम्प्टी स्टमक रहेगा तो कुछ ड्रग ऐसे होंगे कि जो रैपिडली डिजॉल्व होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे क्या है कि कुछ ड्रग्स ऐसे, अगर हम लोग नॉर्मल ड्रग्स लेते हैं जो इरिटेट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो इरिटेशन कॉज करते हैं, तो इरिटेशन, अगर एम्प्टी स्टमक हम कोई ड्रग ऐसा ले लेंगे जो इरिटेशन कॉज करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए कुछ जो इरिटेटिंग ड्रग्स होते हैं उनको लेने के लिए पहले से खाना हम लोग खाना चाहिए। ये सब इंडिकेशन जो है वो प्रेस्क्राइबर या हमारे फार्मासिस्ट हमें देते हैं एट द टाइम ऑफ द डोजिंग, जब डोज वो बनाते हैं। तो इसीलिए मतलब इसका वो दोनों पार्ट है कि खाने के साथ भी दे सकते हैं, खाने के बाद भी दे सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि आईवी जो है, आईवी इंट्रावेनस, मतलब हम लोग डायरेक्ट वेन्स में दे रहे हैं, डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में, तो
पूरा ही अमाउंट ऑफ 100% उसका बायोअवेलेबिलिटी रहेगी, उसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी रहेगी, पूरा जो हमारा ड्रग है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जा रहा है। लेकिन जब ओरली देंगे तो डिफरेंट हमारे बैरियर्स आते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन, मतलब हमारा सब होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सब होगा, लेकिन थोड़ा सा वो स्लो हो जाता है। ठीक है, वो एज कम्पेयर टू आईवी, आईवी से कंपेयर करें तो ओरल हमारा थोड़ा सा स्लो होगा। तो इसीलिए हमें क्या होता है कि अगर पेरेंट्रल डोज दे रहे हैं तो वो थोड़ी सी कम होती है। इंजेक्शन हम लोग देखते हैं कि वो उसमें 0.1 ml 2 ml या 1 ml 2 ml वैसे ड्रग होता है, लेकिन ऐसे लेंगे तो हम लोग 100 mg लेते हैं, 500 mg लेते हैं, क्योंकि क्या है उसमें डिफरेंट बैरियर है। तो जो ड्रग हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है जितना, और साइट ऑफ एक्शन पे, आईवी में क्या है कि जितना एडमिनिस्ट्रेशन 100 मतलब हो रहा है तो 100% वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा। लेकिन ओरल में क्या हो रहा है कि अगर वो 100% एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो पहुंचेगा 60%, 50% ऐसे हमारा साइट ऑफ एक्शन पे, तो वहां पे उस हिसाब से हमें डोजिंग करनी होगी। सो फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म एंड ड्रग फिजिकल स्टेट में मतलब ये है कि जैसे जो उसका हमारे ड्रग्स पाउडर हैं या जैसा भी ड्रग हम लोग ले रहे हैं, कैप्सूल या टैबलेट, तो उसमें जो उसका पार्टिकल साइज है, जिससे पार्टिकल्स में डिफरेंट पार्टिकल से बनता है ड्रग, तो जो उसका पार्टिकल साइज है उसका क्या मतलब इफेक्ट हो रहा है एब्जॉर्प्शन पे। जैसे क्या है कि अगर जो पार्टिकल साइज को हम लोग रिड्यूस करते हैं, उसको फाइनली और ग्राइंड करते हैं, जैसे पाउडर है, पाउडर से टैबलेट बनता है कंप्रेस करके, उसमें एक्सिपिएंट डाले जाते हैं तो टैबलेट बनता है। तो जो हमारा पाउडर है उसको हम लोग इतने फाइनली ग्राइंड कर देंगे, और उसके मतलब उसका साइज रिडक्शन कर रहे हैं, साइड रिडक्शन करें, उसकी सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगी, तो उसके उसके थ्रू ज़्यादा हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो डोज को क्या है, डोज कैन बी मिनिमाइज बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज। तो अगर डोज को थोड़ा हम लोग को रिड्यूस करना है तो पार्टिकल साइज को बढ़ाएं, मतलब रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज किसी ड्रग का जो है उसको मतलब अगर उसको कम करना मीन्स जैसे उसको और ग्राइंड करना ताकि एकदम फाइनली डिवाइड हो जाए। फाइनली डिवाइड हो जाएगा तो उसका वो जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा, डिसॉल्व होगा, तो एब्जॉर्प्शन उसका बेटर होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारे ड्रग का डोज है, अगर उसको हम लोग उसका पार्टिकल साइज को रिड्यूस करेंगे। ठीक, जैसे क्या है कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म में जो भी ड्रग है वो डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस उन लोग का होता है, मतलब एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में ही देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट सबका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। तो उसी हिसाब से अगर अगर हम उसको फाइनली डिवाइड कर देंगे तो वो बेस्ट रहेगा। और कुछ यहाँ पे लास्ट में दिए गए हैं लिक्विड मेजरमेंट कन्वर्जन, जैसे कि 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, 5 ml इज इक्वल टू 1 टेबल स्पून। तो ये सब डोजिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसमें से हमें केवल 5-6 अगर हम लोग पढ़ लेंगे एग्जाम के लिए, तो मतलब एक एज ए एग्जाम्पल लिखने के लिए, ये फैक्टर्स में नहीं आएंगे, बट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे डोजिंग की जाती है, ये पोसोलॉजी के अंडर में ही आएगा। यहाँ पे भी कुछ सॉलिड, ये अभी लिक्विड का था पीछे, 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, जैसे मतलब कितना ml, कुछ ऐसे साइंस हैं, जैसे 3 टेबल स्पून इज इक्वल टू 1 टी 3 टी स्पून इज इक्वल टू 1 टेबल स्पून। ठीक, तो ऐसे करके इसमें से हमें 5-6 याद कर लेना है, और बाकी सॉलिड में से 1 kg इक्वल टू 2.2 lbs मीन्स पाउंड्स, और ऐसे करके 1 lb इज इक्वल टू 454 ग्राम, तो ये भी हमें याद कर लेना है। तो इसी तरह हमारा ये चैप्टर का जो लास्ट पार्ट था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग डोजेस, तो ये फिनिश होता है। इसमें हम लोग सारे जितने भी 10 फैक्टर्स हैं उसको स्टडी किया। थोड़ा वीडियो लंबा है, बट हर चीज़ अगर एक साथ में कवर करनी है तो उतना तो होगा ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव।